सो हेलो एवरीवन, कैसे ही आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अच्छे से अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ फॉरेस्ट इंस्पेक्टर एग्ज़ाम के लिए, या फिर हम बात करें फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स के लिए, प्लस वाइल्ड लाइफ गार्ड एग्ज़ाम के लिए भी आप यहाँ पे ये क्लासेस वॉच कर सकते हैं। लास्ट वीडियो सेशन की अगर हम बात करें फॉरेस्ट इंस्पेक्टर एग्ज़ाम के लिए, हमने एक मैराथन सेशन लाया था जिसमें हमने 100 एमसीक्यूज़ डिस्कस किए थे। आज उसी से आगे डिस्कस करेंगे। हमारा टारगेट है फॉरेस्ट इंस्पेक्टर के लिए टॉप 500 एमसीक्यूज़ हमने यहाँ पे कवर करने, और वाइल्ड लाइफ गार्ड के लिए भी 1000 एमसीक्यूज़ कवर करने। बस आपका काम है वीडियो को लास्ट तक देखना, ठीक है। और जो भी चीज़ें आपने अपने नोट्स में नहीं मेंशन की हुई वो अपने नोट्स में मेंशन करना, ठीक है। बाकी टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको जाके फॉलो कर लेना। खास करके व्हाट्सएप चैनल को ज़रूर फॉलो कर लेना। जैसे ही हम कोई वीडियो अपलोड करते हैं यूट्यूब पे, तो आपको सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन मिल जाता है और आप इसका बेनिफिट उठा सकते हैं, ठीक है। हम अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो आज का पहला क्वेश्चन हमारे पास 101 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। अंडर द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 फॉरेस्ट आर क्लासिफाइड इनटू, कि जो हमारे पास इंडियन फॉरेस्ट एक्ट है 1927 का, इसमें फॉरेस्ट को क्लासिफाइड किया गया है रिजर्व्ड फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, विलेज फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ड्राई फॉरेस्ट एंड वेट फॉरेस्ट, कम्युनिटी फॉरेस्ट, सैक्रेड फॉरेस्ट एंड गवर्नमेंट फॉरेस्ट, नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स। आपको बताना है कि जो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट है 1927 का, इसके अकॉर्डिंग फॉरेस्ट को क्लासिफाइड किस तरह से किया गया है। जल्दी से आंसर चूज करें। देखिए प्यारे दोस्तों, आपने इसका आंसर चूज किया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रिजर्व्ड फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड विलेज फॉरेस्ट, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, RPV, रिजर्व्ड फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड विलेज फॉरेस्ट। आप सभी ने सही आंसर चूज किया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं। देखें, की पॉइंट्स इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927, बात कर रहे हैं हम 1927 फॉरेस्ट एक्ट के बारे में। ये जो एक्ट है ना, ठीक है ना, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 का, ये रेगुलेट्स करता है मूवमेंट को एंड ड्यूटी को ऑन फॉरेस्ट प्रोड्यूस के लिए। पहला पॉइंट, यही प्रोवाइड्स करता है प्रोसीजर्स भी, किस लिए, फॉर डिक्लेयरिंग रिजर्व्ड, प्रोटेक्टेड एंड विलेज फॉरेस्ट। जो भी प्रोसीजर्स रहते हैं हमारे पास यहाँ पे रिजर्व्ड फॉरेस्ट के लिए, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के लिए एंड विलेज फॉरेस्ट के लिए, यही प्रोवाइड करता है इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927। जितने भी प्रोसीजर्स इसके रिलेटेड रहते हैं। देखिए, ये ओरिजिनेटेड हुआ था आफ्टर द गवर्नमेंट फॉरेस्ट एक्ट 1865। कब ओरिजिनेटेड हुआ था? आफ्टर द गवर्नमेंट फॉरेस्ट एक्ट 1865 के बाद ये ओरिजिनेट हुआ था। लेटर कंसोलिडेटेड इन 1927, और ये कंसोलिडेट कब हुआ? 1927 में। ये पॉइंट आप नोट कर लेना। ये ओरिजिनेटेड हुआ था आफ्टर द गवर्नमेंट फॉरेस्ट एक्ट 1865, ठीक है, और लेटर ये कंसोलिडेटेड हुआ था 1927 में। क्लासिफाइड करता है फॉरेस्ट को 3 कैटेगरीज में। कितनी कैटेगरीज में? 3 में। एक तो रिजर्व, दूसरा प्रोटेक्टेड और तीसरा विलेज फॉरेस्ट। ये स्टेटमेंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और यहीं पे ये डिक्लेयर्ड भी करता है सर्टन एक्टिविटीज़ को एज ऑफेंसेस के तौर पे। ये चीज़ें भी इसमें देखने को मिलती हैं। इम्पोजिंग फाइन्स जो यहाँ पे इम्पोज किए जाते हैं, ठीक है, एंड इम्प्रिजनमेंट टू इंश्योर स्टेट कंट्रोल ओवर फॉरेस्ट। और जो इम्प्रिजनमेंट दी जाती है, ठीक है ना, इंश्योर करने के लिए स्टेट कंट्रोल ओवर फॉरेस्ट, ये भी इसके अंदर दिया गया है। तो आपने ये कुछ पॉइंट नोट करने हैं फॉरेस्ट एक्ट 1927 के बारे में, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसी में क्लासिफाइड किया गया है फॉरेस्ट को 3 कैटेगरीज में, रिजर्व में, प्रोटेक्टेड में, विलेज फॉरेस्ट में। और याद रखना, ये कंसोलिडेट हुआ था 1927 में, ठीक है। ओरिजिनेटेड हुआ था आफ्टर द गवर्नमेंट फॉरेस्ट एक्ट 1865 के बाद। क्लियर हुआ होगा। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? आपसे पूछा गया था अंडर द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 फॉरेस्ट को क्लासिफाइड कितनी कैटेगरीज में किया गया? 3 में, और इनमें रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड विलेज फॉरेस्ट रहने वाले। तो इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। कोई शानदार क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। अब आपको ना फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन क्या दिए गए? द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड मैटर्स रिलेटेड टू इट। फिर दिया गया इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया। The act was amended in 1988 to strengthen forest conservation. Which of the above statement are correct?
आपको बताना है इन तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। 1980 के बारे में पूछा गया, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। अब ऑप्शंस आपको दिए गए, फर्स्ट एंड सेकंड ओनली, सेकंड एंड थर्ड ओनली, फर्स्ट एंड थर्ड ओनली, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ओनली। मेरे प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड मैटर्स रिलेटेड टू इट, बिल्कुल सही है। इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया, ये भी सही है। द एक्ट वाज अमेंडेड इन 1988, ये भी सही है। टू स्ट्रेंथन फॉरेस्ट कंजर्वेशन, तो ये सारे स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अब यहीं पे कुछ पॉइंट्स आप नोट कर सकते हैं, जैसे कि लिखा गया है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, ठीक है। दिस लॉ वाज मेड टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व फॉरेस्ट इन इंडिया, ये जो लॉ था ये बनाया गया था प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, और कंजर्व करने के लिए, ठीक है, और कंजर्व करने के लिए फॉरेस्ट को इंडिया में। इट वाज लेटर अमेंडेड इन 1988, और बाद में ये 1988 में अमेंड भी किया गया टू मेक इट स्ट्रॉन्गर, ठीक है। टू यूज फॉरेस्ट लैंड फॉर नॉन फॉरेस्ट वर्क, अगर आपको यूज़ करना है फॉरेस्ट लैंड को किस लिए, नॉन फॉरेस्ट वर्क के लिए, तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। परमिशन फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड, इसके अकॉर्डिंग ये बात भी इसमें दी गई, ठीक है। इफ फॉरेस्ट लैंड इज यूज्ड, लिखा गया है कि अगर फॉरेस्ट लैंड को यूज किया जाता है तो न्यू ट्रीज मस्ट बी प्लांटेड, तो यहाँ पे क्या होगा, न्यू ट्रीज को प्लांटेड किया जाएगा, यानी कि कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन देखने को मिलेगा। क्लियर हुआ। और ये जो एक्ट है ना, द एक्ट ट्राइज टू कीप ए बैलेंस, ठीक है ना, बिटवीन प्रोटेक्टिंग नेचर, ये क्या बनाता है, एक बैलेंस क्रिएट करता है किसके बीच में, प्रोटेक्टिंग करने के लिए नेचर को एंड डेवलपमेंट नीड्स को, लाइक रोड्स को, इरिगेशन एंड माइनिंग को। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। किसके बारे में प्यारे दोस्तों, जो पॉइंट्स मैंने बताए, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 के बारे में याद रखने हैं, ठीक है। आपको कंसीडर करना था फॉलोइंग स्टेटमेंट को फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 के लिए। 3 स्टेटमेंट आपको दिए गए थे और तीनों के तीनों सही थे। क्लियर हुआ। अब यहीं पे क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है, विद रेफरेंस टू जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट JFM इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको JFM के बारे में बताना है, ठीक है ना, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट के बारे में, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट के बारे में, ठीक है। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप नोट कर लेना, ठीक है। JFM इज ए पार्टनरशिप बिटवीन लोकल कम्युनिटीज एंड स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। क्या JFM एक पार्टनरशिप है लोकल कम्युनिटीज़ के बीच में और स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के बीच में। इट वाज फॉर्मलाइज्ड अंडर द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988, क्या ये हमारे पास फॉर्मलाइज्ड किया गया था नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 के अंडर, ठीक है। अंडर JFM लोकल कम्युनिटीज़ गेट एक्सेस टू बेनिफिट्स लाइक नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स के, जो हमारे पास JFM है इसके अंडर लोकल कम्युनिटीज़ हैं ये एक्सेस ले सकती हैं, हासिल कर सकती हैं, जिसमें बेनिफिट्स क्या मिलेंगे, नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स एंड TFPS इन रिटर्न फॉर प्रोटेक्टिंग फॉरेस्ट। अगर वो प्रोटेक्ट करेंगे फॉरेस्ट को तो इसके रिटर्न में इनको नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स मिलेंगे। विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, आपको बताना है कि सही स्टेटमेंट क्या है। फर्स्ट एंड सेकंड ओनली, सेकंड एंड थर्ड ओनली, फर्स्ट एंड थर्ड ओनली, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, आपको इन तीनों स्टेटमेंट के बारे में बताना है। इस क्वेश्चन का आंसर है, याद रखना मेरे प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। क्लियर। पे क्वेश्चन नंबर ये 103 है, ठीक है। ये बाई मिस्टेक क्वेश्चन नंबर 3 लिखने हुआ है, क्योंकि हमने ऑलरेडी 100 MCQs एक सेशन में डिस्कस किए हुए हैं। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट आप नोट करेंगे जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट JFM के बारे में। JFM क्या है, JFM एक पार्टनरशिप है बिटवीन किसके बीच में, स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के बीच में और हमारे पास लोकल कम्युनिटीज़ के बीच में। पहला पॉइंट आप नोट करेंगे, ये एक पार्टनरशिप है स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और लोकल कम्युनिटीज़ के बीच में। ये इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में कब, 1980s में, ठीक है। 1980 की अगर हम बात करते हैं तब ये इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था, और ये फॉर्मलाइज किया गया था अंडर नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ 1988 के अंदर, ठीक है। आपसे अगर पूछा जाए ये फॉर्मलाइज किसके अंडर किया गया, अंडर द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ 1988 के अंदर किया गया। लोकल कम्युनिटीज़ आर गिवन ए स्टेक इन फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट। देखिए यहाँ पे होता क्या है, जितनी भी लोकल कम्युनिटीज़ है ना, ये बेनिफिट हासिल कर सकती हैं, जैसे कि लाइक नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, ठीक है ना, NTFPS एंड टिम्बर हार्वेस्ट। और इन रिटर्न इसके बदले में क्या होगा, ये जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं इसके अकॉर्डिंग दे हेल्प प्रोटेक्ट फॉरेस्ट, ये मदद करेंगे फॉरेस्ट को बचाने में, ग्रेजिंग से, फायर से और इलीगल लॉगिंग से। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है JFM के बारे में, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट के बारे में, ठीक है, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट के बारे में। क्लियर हुआ। याद रख लेना, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम के लिए। आगे बात करते हैं।
अब यहीं पे 104 में आपसे पूछा गया है वन महोत्सव, ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं वन महोत्सव के बारे में, ये क्या है, एक एनुअल ट्री प्लांटिंग फेस्टिवल है इंडिया में। ये पूछा गया है कि कौन से ईयर में स्टार्ट किया गया था और किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था। ऑप्शन दिए गए 1947 जवाहरलाल नेहरू, 1950 बाई के एम मुंशी, 1952 बाई इंदिरा गांधी, 1960 बाई मोरारजी देसाई। क्या आंसर रहेगा? देखिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1950s में हमारे पास ये स्टार्ट किया गया के एम मुंशी के द्वारा। पे कुछ मेन पॉइंट्स की जब हम बात करते हैं, स्टार्टेड किया गया था 1950s में बाई श्री के एम मुंशी के द्वारा। देन द यूनियन मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर एंड फूड, ये तब क्या थे, यूनियन, याद रखना, मिनिस्टर थे एग्रीकल्चर एंड फूड के। सेलिब्रेटेड किया जाता है एनुअली 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई के बीच में एज ए वीक लॉन्ग फेस्टिवल के तौर पे। ये पॉइंट आप जरूर नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है। पर्पज़ क्या है इसका? पर्पज़ है टू रेज अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज, रेज करना है अवेयरनेस को अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज, प्रमोट करना है ट्री प्लांटिंग को, एंड फाइट करना है डिफोरेस्टेशन के साथ, ताकि पेड़ पौधों को काटा ना जाए। सिग्निफिकेंस की बात करें, कोइंसाइड्स विद मॉनसून सीजन्स विच हेल्प्स सैपलिंग सर्वाइव एंड ग्रो। और इसमें एक्टिविटीज़ की बात करें, ट्री प्लांटिंग ड्राइव देखने को मिलती हैं, एजुकेशनल प्रोग्राम्स देखने को मिलते हैं, एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन देखने को मिलती है, इनकरेज करने के लिए इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन को। तो ये कुछ पॉइंट्स जो है ना आप किसके बारे में याद रखेंगे, वैन महोत्सव के बारे में याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। और ये सेलिब्रेटेड किया जाता है एनुअली फ्रॉम जुलाई 1 से 7 के बीच में एज ए वीक लॉन्ग फेस्टिवल के तौर पे। इसमें रेज किया जाता है अवेयरनेस किसके बारे में, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज के बारे में, ठीक है। और प्रमोट किया जाता है ट्री प्लांटिंग को एंड फाइट डिफोरेस्टेशन। और कब स्टार्ट हुआ था? 1950s में, किसके द्वारा? श्री के एम मुंशी के द्वारा, जो क्या थे तब यूनियन मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर एंड फूड थे। अब यहीं पे क्वेश्चन नंबर 105 में पूछा गया द डोमिनेंट टाइप ऑफ फॉरेस्ट इन द वेस्टर्न घाट इज, कि हमारे पास वेस्टर्न घाट में, ठीक है ना, डोमिनेंट ट्रीज कौन से पाए जाते हैं। ऑप्शन दिए गए ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, थॉर्न एंड स्क्रब फॉरेस्ट, मॉन्टेने फॉरेस्ट। आपको सही आंसर चूज करना है कि डोमिनेंट टाइप ऑफ फॉरेस्ट वेस्टर्न घाट में कौन से देखने को मिलते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की बात करें तो यही हमारे पास डोमिनेंट टाइप देखने को मिलती है फॉरेस्ट की वेस्टर्न घाट्स में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। अब यहीं पे आप कुछ पॉइंट्स नोट कर सकते हैं, मेन पॉइंट्स ऑन फॉरेस्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट्स। पहला, डोमिनेंट फॉरेस्ट टाइप की बात करें, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। पहला पॉइंट, फाउंड मेनली अलॉन्ग हाई रेनफॉल वेस्टर्न स्लोप्स, और ये पाए जाते हैं मेनली अलॉन्ग हाई रेनफॉल स्लोप्स पे, हाई रेनफॉल वेस्टर्न स्लोप्स पे। रीजन की बात करें, रीजन रिसीव करता है ओवर 200 सेंटीमीटर ऑफ एनुअल रेनफॉल, ठीक है। ऐसे रीजन में हमारे पास 200 सेंटीमीटर ऑफ एनुअल रेनफॉल देखने को मिलता है। फॉरेस्ट आर डेंस, फॉरेस्ट डेंस होते हैं, घने होते हैं टाल ट्रीज के साथ। और जो ट्रीज होते हैं, ट्रीज डू नॉट शेड लीव्स, ये अपने पत्तों को नहीं यहाँ पे गिरने देते सीजनली, हेंस एवरग्रीन, यहाँ पे ये इसीलिए एवरग्रीन रहते हैं, हरे भरे रहते हैं पूरा साल, ठीक है। वैल्यूएबल स्पीशीज की बात करें कौन कौन सी देखने को मिलती हैं, रोजवुड, पॉइंट नोट करना, महगनी एंड इबोनी, ये वैल्यूएबल स्पीशीज हैं जो हमें वेस्टर्न घाट्स में देखने को मिलती हैं, ठीक है। और ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में आती हैं। तो ये सारे के सारे पॉइंट आप इसके बारे में नोट कर लेना। डोमिनेंट फॉरेस्ट टाइप ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स में, ठीक है। और यहाँ पे जो रेनफॉल रहता है 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा ही रहता है, ठीक है। और यहीं पे फॉरेस्ट जो होते हैं ये घने होते हैं टाल ट्रीज़ के साथ। और जो हमारे पास लीव्स हैं यानी कि पत्ते जो हैं साल भर हरे रहते हैं। और रोज़वुड, ठीक है। और साथ ही साथ हमारे पास महगनी की बात करें, ठीक है ना, और यहीं पे एबोनी की बात करें, वैल्यूएबल स्पीशीज देखने को मिलती हैं। अब यहीं पे क्वेश्चन नंबर 106 में आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इकोलॉजिकल चेंज, ठीक है ना, इकोलॉजिकल चेंज काज्ड बाय क्लाइमेट चेंज, जो किससे काज होती है, क्लाइमेट चेंज से काज होती है। ऑप्शन दिए गए इंक्रीज्ड स्टेबिलिटी ऑफ कोरल रीफ्स, पहला ऑप्शन। बी ऑप्शन दिया गया सी लेवल राइज लीडिंग टू कोरल स्मूदरिंग, एक्सपेंशन ऑफ पोलर आइस शीट्स, रिड्यूस्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। आपको यहाँ पे मोस्ट सूटेबल ऑप्शन बताना है कि सही आंसर क्या रहेगा। जल्दी से आंसर चूज करें। इस क्वेश्चन का आंसर है सी लेवल राइज लीडिंग टू कोरल स्मूदरिंग, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है।
जब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने नोट करने हैं। आप पॉइंट्स कौन से नोट करने हैं? इकोलॉजिकल चेंज ड्यू टू क्लाइमेट चेंज की अगर हम बात करते हैं, ठीक है ना, सबसे पहले राइजिंग सी लेवल्स, इसकी वजह से क्या होता है? सी लेवल राइज होता है, सी लेवल बढ़ जाता है, यानी सबमर्जिंग देखने को मिलती है कोस्टल एरियाज में, एंड हार्मिंग कोरल रीफ्स, और ये किसको हार्म करता है? कोरल रीफ्स को। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। दूसरा, मेल्टिंग ग्लेशियर्स रिड्यूसिंग करता है फ्रेश वाटर सप्लाई को एंड अफेक्टिंग करता है माउंटेन इकोसिस्टम को। तो मेल्टिंग ग्लेशियर दूसरा एक यहाँ पे क्लाइमेट चेंज की वजह से कारण देखने को मिल सकता है, जो इकोलॉजिकल चेंजेस में आता है। तीसरा सबसे मेन कारण लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलता है। मेनी जो हमारे पास क्या होते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं, ठीक है ना, ये फेस करते हैं एक्सटिंक्शन को ड्यू टू हैबिटेट लॉस की वजह से। किसकी वजह से? हैबिटेट लॉस की वजह से। तो यहाँ पे लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ यहीं पे शिफ्ट्स इन इकोसिस्टम भी देखने को मिलेगा। ठीक है ना, स्पीशीज मूव करेंगी कूलर एरियाज में, डिस्टर्बिंग फूड चेन्स। ठीक है, तो इससे क्या होगा? फूड चेन भी डिस्टर्ब होगा। एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स देखने को मिलेंगे, यानी कि फ्लड्स देखने को मिलेंगे, ड्रॉट्स देखने को मिलेंगे, एंड स्टॉर्म्स डैमेज इकोसिस्टम, स्टॉर्म्स होंगी ये डैमेज करेंगी इकोसिस्टम को। तो यहाँ पे इकोलॉजिकल चेंज जो हमारे पास क्लाइमेट चेंज की वजह से देखने को मिलती हैं, राइजिंग सी लेवल, मेल्टिंग ग्लेशियर्स, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, शिफ्ट्स इन इकोसिस्टम, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, ये चीज़ें आप नोट करेंगे। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट। फिर यहीं पे क्वेश्चन नंबर 107 में पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम्स आर मोस्ट वुल्नरेबल टू क्लाइमेट चेंज, कि इनमें से कौन सा एक ऐसा इकोसिस्टम है जो क्या है? मोस्ट वुल्नरेबल है। ठीक है ना, क्लाइमेट चेंज के लिए। ऑप्शन दिए गए फॉरेस्ट, टुंड्राज, अल्पाइन एरियाज। ऑप्शंस दिए गए फर्स्ट एंड सेकंड ओनली, सेकंड एंड थर्ड ओनली, फर्स्ट एंड थर्ड ओनली, ऑल ऑफ द अबव। क्या आंसर रहेगा? आपको बताना है इनमें से कौन सा इकोसिस्टम मोस्ट वुल्नरेबल है क्लाइमेट चेंज के साथ। सिंपल है, ऑल ऑफ दी अबव इसका सही आंसर आएगा, ऑल ऑफ दी अबव। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रख लेना। अगर हम बात करते हैं फॉरेस्ट की, टुंड्राज की, अल्पाइन एरियाज की, तो ये सारे के सारे मोस्ट वुल्नरेबल हैं क्लाइमेट चेंज के लिए। ऑप्शन नंबर डी ही इसका सही आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अब यहीं पे कुछ पॉइंट्स भी आप नोट कर सकते हैं। इकोसिस्टम मोस्ट वुल्नरेबल टू क्लाइमेट चेंज, सबसे पहले फॉरेस्ट्स। फॉरेस्ट की बात करें, एट रिस्क फ्रॉम डिफोरेस्टेशन, डिफोरेस्टेशन होगा, अगर पेड़ पौधों को काटा जाएगा तो यहाँ पे फॉरेस्ट को भी रिस्क रहती है, जिसमें फायर्स, पेस्ट्स एंड शिफ्टिंग रेनफॉल पैटर्न देखने को मिलता है। टुंड्राज की बात करें, सेंसिटिव टू राइजिंग टेम्परेचर है ये, तो इससे क्या होगा? लीडिंग टू मेल्टिंग परमाफ्रॉस्ट, तो यहाँ पे हमारे पास मेल्टिंग देखने को मिलेगी टुंड्राज रीजन में भी। ठीक है ना, अल्पाइन एरियाज़ की बात करें तो वुल्नरेबल होगा ड्यू टू ग्लेशियर की वजह से, क्योंकि यहाँ पे ग्लेशियर मेल्ट होते हैं, एंड श्रिंकिंग हैबिटेट्स फॉर स्पीशीज, तो जिससे क्या होगा? जो हैबिटेट्स हैं, जो यहाँ पे रहने की जगह है डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज़ की, वो श्रिंक हो जाएंगी। दीज इकोसिस्टम्स आर हाईली सेंसिटिव टू टेम्परेचर, ये जो इकोसिस्टम है ये हाईली सेंसिटिव रहते हैं टेम्परेचर के लिए एंड प्रेसिपिटेशन चेंजेस के लिए, मेकिंग देम अमंग द मोस्ट एट रिस्क ग्लोबली, तो ये हमारे पास मोस्ट एट रिस्क रहते हैं ग्लोबली, याद रखना। फॉरेस्ट, टुंड्राज, अल्पाइन एरियाज, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि इनमें से कौन सा ऐसा इकोसिस्टम है जो मोस्ट वुल्नरेबल है क्लाइमेट चेंज से, तो फॉरेस्ट, टुंड्राज और अल्पाइन एरियाज तीनों आएंगे, ऑल ऑफ द अबव इसका सही आंसर है। क्लियर हुआ होगा, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 108 में पूछा गया, व्हाट इज द प्राइमरी काज ऑफ ओशन एसिडिफिकेशन, कि हमारे पास प्राइमरी काज क्या रहता है ओशन एसिडिफिकेशन का। ठीक है ना, इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए, एक्सेस नाइट्रोजन फ्रॉम एग्रीकल्चर, एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, ऑयल स्पिल्स एंड मैरीन पोल्यूशन, इंक्रीज इन ओशन सैलिनिटी। आपको प्राइमरी काज बताना है ओशन एसिडिफिकेशन का, सिंपल है, एब्जॉर्प्शन, ठीक है ना, एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर रहेगा। अगर हम बात करते हैं ओशन एसिडिफिकेशन के बारे में, तो आपको क्या याद रखना है? ओशन एसिडिफिकेशन क्या होता है? जब डिक्रीज देखने को मिले, किस में? डिक्रीज देखने को मिले ओशन पीएच लेवल में। ठीक है, काज की बात करें, मेनली ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, जब क्या होता है? एब्जॉर्प्शन होता है। क्या होता है? एब्जॉर्प्शन किसका? एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है एटमॉस्फेयर से। सोर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या रहते हैं? आपको पता ही है, ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स रहते हैं। ठीक है,
और यहीं पे इम्पैक्ट इसका क्या पड़ता है मैरीन लाइफ पे, ठीक है। इम्पैक्ट ऑन मैरीन लाइफ हार्म्स करता है कोरल्स को, शेलफिश को एंड प्लैंकटन को बाय इफेक्टिंग देयर कैल्शियम कार्बोनेट शेल। इनकी जो कैल्शियम कार्बोनेट शेल होती है ना, इसको इफेक्ट करके ये इनको हार्म पहुंचाता है। और ग्लोबल कंसर्न की बात करें, अल्टर ओशन इकोसिस्टम, तो इससे क्या होगा, ये इफेक्ट्स करेगा फिशरीज को एंड फूड चेन्स को भी। तो ये हमारे पास आपको याद रखना है ओशन एसिडिफिकेशन के बारे में, कि ओशन एसिडिफिकेशन जो है डिक्रीज होता है ओशन पीएच लेवल में। मेनली ये हमारे पास काज होता है ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। और सोर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मेनली क्या रहता है, ह्यूमन एक्टिविटीज, जिसमें लाइक बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स रहता है। इम्पैक्ट इसका क्या पड़ता है, ये हार्म्स करता है कोरल रीफ्स को, जितनी भी शेल फिश रहती हैं पानी के अंदर, और जो प्लैंकटन रहते हैं, ठीक है ना, उनकी कैल्शियम कार्बोनेट शेल को इफेक्ट करके। तो ये चीज़ें आपको ओशन एसिडिफिकेशन के बारे में याद रखनी है। फिर यहीं पे क्वेश्चन नंबर 109 में पूछा गया, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट माइनिंग लॉज इन इंडिया इज करेक्ट, कि कौन सी स्टेटमेंट माइनिंग लॉज के लिए इंडिया में सही है। द MMDR एक्ट 1957 रेगुलेट्स वर्कर सेफ्टी इन माइंस। क्या MMDR जो एक्ट है, ठीक है ना, ये रेगुलेट्स करता है वर्कर की सेफ्टी को माइंस में, जो 1957 का है। और माइंस एक्ट 1952 की बात करें तो ये रेगुलेट्स करता है डेवलपमेंट ऑफ मिनरल्स को। क्या ये सही है? MMDR एक्ट 1957 जो है ये रेगुलेट्स करता है डेवलपमेंट ऑफ मिनरल्स को, वाइल द माइंस एक्ट 1952 जो है ये फोकस करता है वर्कर की सेफ्टी एंड वेलफेयर पे। बोथ एक्ट्स ओनली डील विद इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन इन माइंस। आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर चूज करना है, क्या आंसर रहेगा। देखिए जब बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, द MMDR एक्ट 1957 रेगुलेट्स द डेवलपमेंट ऑफ मिनरल्स वाइल द माइंस एक्ट 1952 फोकसेस ऑन वर्कर सेफ्टी एंड वेलफेयर। ठीक है जी, यहाँ पे ये स्टेटमेंट सही है। अगर हम बात करते हैं माइनिंग लॉज एंड रेगुलेशंस इन इंडिया के बारे में, कुछ पॉइंट्स आप नोट कर लेना। MMDR एक्ट, ठीक है, MMDR की फुल एब्रीविएशन क्या है, माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट, ठीक है। 1957 की जब हम बात करते हैं, 1957 की, ये रेगुलेट्स करता है द डेवलपमेंट ऑफ मिनरल्स को एंड ग्रांट्स को, ठीक है, प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंसेज एंड माइनिंग लीजेस को। ये चीज़ आपको याद रखनी है। माइंस एक्ट 1952 की जब बात करते हैं, इसका फोकस है हेल्थ पे, सेफ्टी पे एंड वेलफेयर ऑफ माइन वर्कर्स पे, ठीक है। 1952 की जब बात करते हैं, इसका फोकस किस पे है, हेल्थ पे है, सेफ्टी पे और वेलफेयर माइन वर्कर्स पे। अमेंडमेंट्स की जब बात करते हैं, MMDR एक्ट हैज़ बीन अपडेटेड पीरियोडिकली इंक्लूडिंग इन 2010 एंड 2023 टू इम्प्रूव रेगुलेशंस। तो ये अपडेटेड भी किया जाता है पीरियोडिकली, जैसे 2010 में किया गया, 2023 में किया गया। किस चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए, रेगुलेशंस को इम्प्रूव करने के लिए। रूल्स फॉर ऑपरेशंस की बात करें तो ये इंक्लूड करता है मिनरल कंजर्वेशन रूल्स को, कोल एंड मेटेलिफेरस माइंस रेगुलेशंस को, एक्सप्लोजिव रूल्स को एंड ऑफ शोर एरिया मिनरल रूल्स को टू गवर्न सेफ्टी। तो ये चीज़ आप याद रख लेना, इसमें कौन कौन से रूल्स बताए गए हैं, ठीक है ना। ये इंक्लूड करता है मिनरल कंजर्वेशन रूल्स को, कोल एंड मेटेलिफेरस माइंस रेगुलेशंस को, ठीक है, एक्सप्लोजिव रूल्स को एंड ऑफ शोर एरियाज मिनरल रूल्स को टू गवर्न करने के लिए सेफ्टी। और यहीं पे आप माइंस कल्चर रूल्स 1966 को भी याद रख लेना। ये इंश्योर करता है डे केयर फैसिलिटीज़ फॉर चिल्ड्रन ऑफ वुमेन वर्कर्स के लिए माइंस में। तो MMDR एक्ट की बात कर रहे थे हम, तो ये याद रख लेना 1957 के बारे में, 52 के बारे में, ठीक है, और 1966 के बारे में। हो सकता है आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिले। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि कौन सा स्टेटमेंट माइनिंग लॉज के लिए इंडिया में सही है। MMDR एक्ट 1957 जो है ये रेगुलेट्स करता है डेवलपमेंट ऑफ मिनरल्स को, और माइंस एक्ट 1952 का जो है ये फोकस करता है वर्कर की सेफ्टी एंड वेलफेयर पे, ठीक है। आगे बात करते हैं। फिर आपसे क्वेश्चन नंबर 110 में पूछा गया, विच आर द फॉलोइंग आर नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ माइनिंग, कि इनमें से कौन से नेगेटिव इम्पैक्ट है माइनिंग के। फर्स्ट स्टेटमेंट में दिया गया है एयर एंड वाटर पोल्यूशन, एसिड माइन ड्रेनेज, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, सॉइल इरोजन एंड लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। सेकंड में दिया गया डिस्प्लेसमेंट ऑफ कम्युनिटीज, इंक्रीज सोशल डिसऑर्डर एंड क्राइम। थर्ड में दिया गया हेल्थ रिस्क टू वर्कर फ्रॉम डस्ट एक्सपोजर एंड एक्सीडेंट्स। फर्स्ट एंड सेकंड ओनली, सेकंड एंड थर्ड ओनली, फर्स्ट एंड थर्ड ओनली, ऑल ऑफ द अबव। देखिए एयर एंड वाटर पोल्यूशन, एसिड माइन ड्रेनेज की बात करें, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन की बात करें, साइल इरोजन एंड लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी की बात करें, बिल्कुल सही है। ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट है माइनिंग का, ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट ऑफ कम्युनिटीज़, इंक्रीज सोशल डिसऑर्डर एंड क्राइम भी है, और हेल्थ रिस्क टू वर्कर भी है। तो आंसर क्या आएगा, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है, ऑल ऑफ द अबव ही इसका सही आंसर है। पे आप पॉइंट नोट कर सकते हैं इफेक्ट ऑफ माइनिंग के बारे में, कौन कौन से इफेक्ट्स रहते हैं माइनिंग के। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन सबसे पहले, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन दूसरा, सोशल इम्पैक्ट तीसरा, हेल्थ रिस्क फोर्थ, इकोनॉमिक बेनिफिट की भी बात करेंगे। देखिए इन्वायरमेंटल पोल्यूशन की बात करें तो ये काज करता है एयर एंड वाटर पोल्यूशन को, ठीक है। एसिड माइन ड्रेनेज देखने को मिलता है, और सॉइल इरोजन इससे देखने को मिलता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है।
हैबिटेट डिस्ट्रक्शन की बात करें तो इससे क्या होता है, लीड्स टू लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलता है एंड डैमेज इकोसिस्टम, और ये किसको यहाँ पे डैमेज कर देता है, जो भी इकोसिस्टम रहता है इसको भी डैमेज कर देता है। सोशल इम्पैक्ट की बात करें, इससे क्या होता है, कैन डिस्प्लेस कम्युनिटीज़, कम्युनिटीज़ क्या होंगी, डिस्प्लेस हो जाएंगी, और इससे होगा क्या, एंड इंक्रीज सोशल डिसऑर्डर और कन्फ्लिक्ट देखने को मिलेंगे जहाँ पे भी माइनिंग रहती है। हेल्थ रिस्क की बात करें तो वर्कर्स जो होते हैं ये फेस करते हैं डेंजर डस्ट एक्सपोजर से, एक्सीडेंट से एंड अनसेफ वर्किंग कंडीशन से। इकोनॉमिक बेनिफिट की बात करें तो ये प्रोवाइड करता है जॉब्स को भी एंड कंट्रीब्यूट करता है टू लोकल एंड नेशनल इकोनॉमीज डिस्पाइट नेगेटिव इम्पैक्ट। अगर हम नेगेटिव इम्पैक्ट को छोड़ें तो इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट सिर्फ क्या देखने को मिलता है, ये प्रोवाइड करता है जॉब्स, ठीक है ना, जितनी भी हमारे पास प्राइवेट जॉब्स होती हैं ये प्रोवाइड की जाती हैं माइनिंग में, और इससे क्या होगा, ये कंट्रीब्यूट करेगा लोकल एंड नेशनल इकोनॉमीज़ में। तो यही एक इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट है, बाकी सारे इसके नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलते हैं। तो आपसे क्वेश्चन में ही सीधा सीधा पूछा गया था कि इनमें से कौन सा एक नेगेटिव इम्पैक्ट है माइनिंग का, तो ये सारे हैं, ठीक है जी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। 110 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही आंसर आपको समझ आया होगा। देखिए आगे बढ़ने से पहले अगर आप में से कोई भी ऐसा एस्पायरेंट जो JKSSB फॉरेस्ट इंस्पेक्टर के लिए तैयारी कर रहा हो, ठीक है ना, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स के लिए, तो आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। इसमें आपको क्या मिलेगा, जनरल इश्यूज ऑन एनवायरनमेंट 10 मार्क्स, जनरल इंग्लिश कवर हो जाएगी, जनरल साइंस कवर हो जाएगी, JNK GK एंड करंट अफेयर्स आपके कवर हो जाएंगे, हिस्ट्री 10 मार्क्स की कवर हो जाएगी, जियोग्राफी 10 मार्क्स की आपकी कवर हो जाएगी, कंप्यूटर सेक्शन कवर हो जाएगी, और साथ साथ सिविक्स पोर्शन भी आपका कवर हो जाएगा। और इसमें एक प्लस पॉइंट ये है कि पेड ग्रुप सब्सक्रिप्शन भी मिलेगी जब तक आपका एग्जाम होता, और 10 फुल लेंथ OMR बेस्ड मॉक टेस्ट भी आपको मिलेंगे, जिसमें एक टेस्ट हमने कंडक्ट करवा लिया है फुल लेंथ, ठीक है। 10 फुल लेंथ टेस्ट रहेंगे, टॉपिक वाइज स्टडी नोट्स आपको मिलेंगे प्रॉपर वे से क्वालिटी कंटेंट के साथ। इसकी फ़ी आपको 499 पड़ेगी। अगर आप में से कोई भी ऐसा एस्पायरेंट ये स्टडी मटेरियल लेना चाहे, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिया गया, इस नंबर पे आप मैसेज करेंगे, बाकी का प्रोसीजर आपको वहीं पे बता दिया जाएगा। क्लियर। जैसे कि आप देख सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में हम थ्योरेटिकल पोर्शन भी डेली सेंड करते हैं। यहाँ पे टॉपिक्स आप देख सकते हैं, ये आपके सिलेबस में दिए गए हैं। यहीं पे अगर हम बात करते हैं कम्युनिटी कंजर्वेशन जैसे कि दिया गया, सिटीज़ एंड विलेज की बात करें, इम्पैक्ट ऑफ डिफोरेस्टेशन की अगर हम बात करें तो ये सारे टॉपिक्स आपके सिलेबस में दिए गए हैं। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट की बात करें तो ये सारे टॉपिक जो है ना ये आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे और आपके सिलेबस में ऑलरेडी मेंशन किए गए हैं। ये डेली बेसिस पे आपको पेड ग्रुप सब्सक्रिप्शन में मिलते रहते हैं। तो आपने करना क्या है, व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करना है। बात करते हैं नेक्स्ट। फिर आपसे क्वेश्चन नंबर 111 में पूछा गया, विच रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स यूजेस मूविंग एयर टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। ऑप्शन दिए गए सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, बायोमास एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी। कौन सा रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स जो है यूजेस करता है मूविंग एयर को जनरेट करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी, तो इस क्वेश्चन का आंसर है विंड एनर्जी। सिंपल सा क्वेश्चन था, विंड एनर्जी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स नोट कर लेना रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में, आपके सिलेबस में टॉपिक दिया गया, ठीक है ना। रीन्यूएबल एनर्जी इज एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज, जो किससे ऑब्टेन्ड की जाती है, नेचुरल रिसोर्सेज से। पहला पॉइंट, दैट आर नेचुरली रिप्लेनिश्ड एंड नेवर रन आउट, जो क्या होते हैं, नेचुरली, याद रख लेना, रिप्लेनिश्ड होते हैं और नेवर रन आउट, जैसे सच एज सनलाइट, ठीक है ना, विंड, वाटर, बायोमास एंड जियोथर्मल हीट, ये एग्जांपल्स हैं रीन्यूएबल एनर्जी की। एग्जांपल के तौर पे सोलर पैनल्स जो होते हैं ये कन्वर्ट करते हैं सनलाइट को किस में, इलेक्ट्रिसिटी में। तो ये भी हमारे पास किसकी एग्जांपल है, रीन्यूएबल एनर्जी की एग्जांपल है, ठीक है। अब यहीं पे ना सोलर एनर्जी की बात करें तो क्या होती है, पावर जो हमें सनलाइट से मिलती है ये कैप्चर की जाती है सोलर पैनल्स के द्वारा। एग्जांपल रूफ टॉप सोलर पैनल्स जो होते हैं यूज़ किए जाते हैं हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी के लिए, ठीक है ना। फिर यहीं पे हमारे पास विंड एनर्जी होती है, ऐसी एनर्जी जिसमें क्या हो, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाए विंड टर्बाइंस के साथ, जैसे कि विंड फार्म्स जो गुजरात में लगाए गए हैं या तमिलनाडु में, किस लिए, विंड एनर्जी के लिए। किस लिए, विंड एनर्जी के लिए। हाइड्रो पावर, जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है फ्लोइंग और फॉलिंग वाटर से, इसे कहा जाता है हाइड्रो पावर, ठीक है ना। एग्जांपल भाखड़ा नंगल डैम इन इंडिया, ये किस लिए है, किस लिए है, हाइड्रो पावर को प्रोड्यूस करने के लिए। फिर यहीं पे बायोमास एनर्जी भी होता है। अब बायोमास एनर्जी क्या रहता है, ऐसी एनर्जी जो ऑब्टेन्ड हो ऑर्गेनिक मटेरियल से, लाइक वुड से, क्रॉप रेजिड्यू से, ठीक है, या फिर हम कहें एनिमल वेस्ट से। तो ये हमारे पास क्या होता है, बायो। बायो का मतलब ही है लिविंग। तो बायोमास एनर्जी ऐसी एनर्जी जो ऑर्गेनिक मटेरियल लाइक वुड, क्रॉप रेजिड्यू, एनिमल वेस्ट से हमें देखने को मिलती है। और एग्जांपल इसकी है बायोगैस प्लांट्स। बायोमास एनर्जी के लिए बायोगैस प्लांट्स जो है रूरल एरियाज़ में लगाए जाते हैं, जिससे प्रोड्यूस किया जाता है कुकिंग गैस को।
तो ये सारे पॉइंट आप ना रीन्यूएबल एनर्जी के लिए याद रखेंगे। किस लिए? रीन्यूएबल एनर्जी के लिए। अब यहीं पे क्वेश्चन नंबर 112 में आपसे पूछा गया है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपको टॉपिक दिया गया सिलेबस में, तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन बना है। ऑप्शन दिए गए, इट सीक्स टू बैलेंस इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, इकोनॉमिक विएबिलिटी एंड सोशल इक्विटी। दूसरा दिया गया है, ये जो कंसेप्ट है, द कंसेप्ट वाज फॉर्मली डिफाइंड बाय द ब्रंटलैंड कमीशन इन इट्स 1987 रिपोर्ट आवर कॉमन फ्यूचर। ठीक है ना, कि जो कंसेप्ट है ये फॉर्मली डिफाइंड किया गया था किसके द्वारा? ब्रंटलैंड कमीशन के द्वारा। कब? 1987 में। और रिपोर्ट क्या थी? आवर कॉमन फ्यूचर। आपको पूछा गया सिर्फ पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा सही है, या फिर दोनों ही सही है, या एक भी सही नहीं है। तो प्यारे दोस्तों, जब आप बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में, इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, दोनों ही सही है। ठीक है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। इट सीक्स टू बैलेंस इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, इकोनॉमिक विएबिलिटी एंड सोशल इक्विटी। और जो कंसेप्ट है ये फॉर्मली डिफाइंड किया गया था किसके द्वारा? ब्रंटलैंड कमीशन के द्वारा। कब? 1987 में। और रिपोर्ट का नाम था आवर कॉमन फ्यूचर। ये चीज़ आप ज़रूर नोट कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। कुछ और पॉइंट्स की अगर हम बात करते हैं तो आप क्या याद रखेंगे? फोकस प्रेजेंट नीड्स और हार्मिंग फ्यूचर जनरेशन नीड्स। इसका फोकस है प्रेजेंट नीड्स पे। ठीक है, कि प्रेजेंट नीड्स को पूरा किया जाए बगैर हार्म किए। किसको? फ्यूचर जनरेशन नीड्स को। बैलेंस करना है एनवायरनमेंट को, इकोनॉमी को और सोसाइटी को। ये इसका एक मेन फोकस है। और एम की बात करें, लॉन्ग टर्म वेलबींग एंड सस्टेनेबल ग्रोथ, इसका एक मेन पर्पज़ है। ओरिजिन की बात करें, 1987 में इसका ओरिजिन हुआ है। कहाँ से? ब्रंटलैंड कमीशन से, जो अब कॉमन फ्यूचर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब यहीं पे ना आपको याद रखना है कि हमारे पास जो टोटल कितने गोल है? 17 गोल्स है। यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात करें तो ये 17 गोल्स हैं। ऑलरेडी मैंने आपको अलग से सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, जाके देख लेना विद ट्रिक्स। उसमें आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझ आएगी, जो अडॉप्टेड किए गए थे 2015 में। ठीक है, क्योंकि इससे पहले क्या होते थे? मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। तो ये अचीव्ड होने चाहिए 2030 से पहले। ठीक है, एजेंडा 2030 के नाम से भी ये जाना जाता है। ठीक है जी, लिस्ट की बात करें 17 गोल्स की, तो सबसे पहले नो पॉवर्टी, फिर दूसरे नंबर पे जीरो हंगर, तीसरे नंबर पे गुड हेल्थ एंड वेलबींग, फोर्थ नंबर पे क्वालिटी एजुकेशन, फिफ्थ नंबर पे हमारे पास जेंडर इक्वलिटी दिया गया है, सिक्स नंबर पे क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, सेवन नंबर पे अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, एट नंबर पे डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। क्लियर? 9 नंबर पे इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर है। 10वें नंबर पे हमारे पास रिड्यूस इनइक्वालिटीज आता है, कि रिड्यूस किया जाए इनइक्वालिटीज को। 11 नंबर पे सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़ के बारे में है। 12 नंबर पे रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन के बारे में है। और 13 नंबर पे क्लाइमेट एक्शन, 14 नंबर पे लाइफ बिलो वाटर, 15 नंबर पे लाइफ ऑन लैंड, 16 नंबर का गोल है हमारे पास पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, और 17 नंबर पे है पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। तो इनको पूरा करना है 2030 से पहले पहले। तो ये चीज़ें आपको अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, आपकी रिवीजन हो गई होगी 17 गोल्स की। ऑलरेडी हमने पहले भी आपको पढ़ाया था सेपरेट वीडियो में। ओरिजिन की बात करें 1987 रहा है, जो कि इस नाम से जाना जाता था, ब्रंटलैंड कमीशन आवर कॉमन फ्यूचर के नाम से। यहीं से इसका ओरिजिन देखने को मिलता है। ओके जी, आगे बात करते हैं। अब यहीं पे क्वेश्चन नंबर 113 में पूछा गया है, इन विच ईयर वाज द यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट स्टार्टेड बाय द यूएन जनरल असेंबली। कि कौन से साल हमारे पास यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट स्टार्टेड किया गया था यूएन जनरल असेंबली के द्वारा? 1995, 1994, 1993, 1992। इस क्वेश्चन का आंसर है 1992। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है जी, 1992 में ही हमारे पास यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट स्टार्टेड किया गया था यूएन जनरल असेंबली के द्वारा। किसके द्वारा? यूएन जनरल असेंबली के द्वारा। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, जैसे कि यहां पे लिखा गया है यूएन कमीशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो ये क्रिएटेड किया गया था यूएन जनरल असेंबली के द्वारा 1992 में, आफ्टर द आज समिट। ठीक है, किसके बाद? आज समिट के बाद। ये पॉइंट आप नोट करेंगे। क्लियर हुआ? फिर यहीं पे हमारे पास इसका पर्पस क्या था?
टू मॉनिटर एंड इंश्योर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एजेंडा 21, ठीक है, एजेंडा 21 द ग्लोबल एक्शन प्लान फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसका पर्पस था मॉनिटर करना और इंश्योर करना इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एजेंडा 21 द ग्लोबल एक्शन प्लान, किस लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। ये चीज़ आपने नोट करनी है। और साथ ही साथ निक नेम क्या है इसका, आल्सो कॉल्ड द रियो कमीशन, ये हमारे पास रियो कमीशन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, बिकॉज ऑफ इट्स लिंक टू द रियो आर्थ समिट, क्योंकि इसका लिंक जो है किसके साथ देखने को मिलता है, रियो आर्थ समिट के साथ देखने को मिलता है। रोल की बात करिए, सर्व करता है एज ए फोरम फॉर गवर्नमेंट्स टू डिस्कस एंड कोऑर्डिनेट पॉलिसीज ऑन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, सोशल डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ये चीज़ें आपको अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, क्वेश्चन में सिंपली आपको पूछा गया था कि कौन से साल यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट CSD स्टार्टेड किया गया था UN जनरल असेंबली के द्वारा। तो 1992 में ही स्टार्ट किया गया था। क्लियर हुआ, आगे बात करते हैं। अब यहीं पे क्वेश्चन नंबर 114 में पूछा गया मर्करी एंड लेड आर टॉक्सिक एलिमेंट्स, ये क्या है, टॉक्सिक एलिमेंट्स है, ठीक है ना, टॉक्सिक एलिमेंट्स दैट कॉज डैश नॉइस पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, लैंड कंटामिनेशन। मर्करी और लेड की बात हो रही है, टॉक्सिक एलिमेंट है और ये किस चीज़ को काज करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, लैंड कंटामिनेशन। क्या आंसर आएगा, लैंड कंटामिनेशन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर डी, याद रख लेना, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, लैंड कंटामिनेशन। देखें, जब हम बात करते हैं मर्करी के बारे में और लेड के बारे में, प्रेजेंस की बात करें, मर्करी एंड लेड एग्जिस्ट इन वाटर, ये किस में एग्जिस्ट करते हैं, वाटर में एग्जिस्ट करते हैं। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, एयर में भी या लैंड में भी। ये चीज़ क्लियर हुई। अब यहीं पे क्या याद रखना है आपको, मेन एक्यूमुलेशन की जब बात करते हैं, दे मोस्टली सेटल इन सॉइल, ये मोस्टली किस में सेटल होते हैं, सॉइल में एंड सेडिमेंट्स में, किस में, सेडिमेंट्स में, ड्यू टू देयर हैवी डेंसिटी की वजह से। ये चीज़ आपको याद रखनी है। परसिस्टेंस की बात करें, दीज मेटल्स रिमेन इन सॉइल, ये रिमेन्स रहते हैं सॉइल में लॉन्ग टाइम के लिए विदाउट ब्रेकिंग डाउन, बगैर ब्रेक हुए। फूड चेन एंट्री की बात करें तो प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑब्जर्व करते हैं इसको सॉइल से और पासिंग देम इनटू द फूड चेन, और जिससे ये किस में पास हो जाता है, फूड चेन में, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि मर्करी और जो लेड है ये क्या है, टॉक्सिक एलिमेंट्स है और किसको काज करते हैं, याद रखना, लैंड कंटामिनेशन को काज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी ही इसका सही आंसर रहेगा। और ये हार्मफुल रहता है बाद में प्लांट्स एंड एनिमल्स के लिए भी, जब ये ऑब्जर्व करते हैं इसको सॉइल से, ठीक है, क्योंकि ये बाद में ऐसे ही पास हो जाता है किस में, फूड चेन में। तो फूड चेन में बहुत सारी हमें प्लांट्स और एनिमल स्पीशीज देखने को मिलती हैं। जैसे ही प्लांट्स और एनिमल्स में से हम एनिमल स्पीशीज की बात करें तो जैसे ही वो इसको कंज्यूम करेंगे, ठीक है ना, तो इफेक्ट तो पड़ेगा ही। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। क्वेश्चन नंबर 115 में पूछा गया, द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज फॉर्मली डिफाइंड इन द ईयर 1987 विद द पब्लिकेशंस ऑफ द रिपोर्ट आवर कॉमन फ्यूचर बाय विच कमीशन। कि हमारे पास जो कंसेप्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, यह फॉर्मली डिफाइंड किया गया था ईयर 1987 में, ठीक है, विद द पब्लिकेशन ऑफ द रिपोर्ट आवर कॉमन फ्यूचर के साथ। लेकिन किस कमीशन के द्वारा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट WCED के द्वारा, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के द्वारा, या फिर यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा। क्या आंसर रहेगा, देखिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, WCED, ठीक है। WCED की बात करें, हमारे पास ब्रंटलैंड कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, नोट कर लेना, ब्रंटलैंड कमीशन के नाम से पब्लिश किया गया अवर कॉमन अवर फ्यूचर को 1987 में, ठीक है। और क्या देता है, गिविंग द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड डेफिनेशन देता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। क्वेश्चन में पूछा गया था कि कंसेप्ट जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, यह फॉर्मली डिफाइन किया गया था ईयर 1987 में विद द पब्लिकेशंस ऑफ द रिपोर्ट आवर कॉमन फ्यूचर के साथ। किस कमीशन के द्वारा, आंसर आएगा WCED के द्वारा, वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट के द्वारा। ओके क्लियर, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 116 में पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेन स्टेप्स ऑफ एन एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। कि इनमें से कौन से मेन यहाँ पे स्टेप्स हैं किसके, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट के। स्क्रीनिंग एंड स्कोपिंग, बेसलाइन डेटा कलेक्शन एंड इम्पैक्ट प्रिडिक्शन, मिटिगेशन मेजर्स एंड पब्लिक कंसल्टेशन, EIA रिपोर्ट प्रिपरेशन, यानी कि एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट प्रिपरेशन,
डिसीजन मेकिंग एंड मॉनिटरिंग, ऑल ऑफ दी अबव। क्या आंसर रहेगा? सिंपल सा क्वेश्चन है, मेन स्टेप्स पूछे हैं आपसे इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट के रिलेटेड। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑल ऑफ दी अबव। क्या आंसर है? ऑल ऑफ दी अबव। क्लियर। स्क्रीनिंग एंड स्कोपिंग की बात करें, ये भी मेन स्टेप है। बेसलाइन डेटा कलेक्शन एंड इम्पैक्ट प्रिडिक्शन भी है। मिटिगेशन मेजर्स एंड पब्लिक कंसल्टेशन भी है, और यहीं पे इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट प्रिपरेशन भी है, और डिसीजन मेकिंग एंड मॉनिटरिंग भी है। तभी यहाँ पे आंसर आएगा ऑल ऑफ दी अबव। ऑल ऑफ दी अबव इज द करेक्ट आंसर। अब यहीं पे कुछ पॉइंट्स हम देख लेते हैं इसके बारे में, स्टेप्स ऑफ इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट के बारे में। स्टेप्स कौन कौन से लिए जाते हैं? सबसे पहले स्क्रीनिंग। फर्स्ट चेक किया जाता है कि जो प्रोजेक्ट है, इफ़ द प्रोजेक्ट इवन नीड्स एन EIA, किसी भी प्रोजेक्ट को इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट की अगर नीड पड़ती है तो इसको सबसे पहले चेक किया जाता है प्रोजेक्ट को। ठीक है, तो ये हमारे पास स्क्रीनिंग का स्टेप कहलाता है। दूसरा स्कोपिंग, डिसाइड किया जाता है व्हाट इन्वायरमेंटल इश्यूज एंड इम्पैक्ट शुड बी स्टडी, कि कौन सा इन्वायरमेंटल इशू और इम्पैक्ट हमें स्टडी करना चाहिए। ठीक है ना। हमारे पास बेस लाइन डेटा कलेक्शन, गैदर करना है इन्फॉर्मेशन को अबाउट द करंट कंडीशन ऑफ द इन्वायरमेंट के रिलेटेड। ठीक है ना। बेस लाइन डेटा कलेक्शन में क्या होता है, गैदर की जाती है इन्फॉर्मेशन किसके बारे में, करंट कंडीशन ऑफ द इन्वायरमेंट के बारे में। इम्पैक्ट प्रिडिक्शन, फोर्थ स्टेप, एस्टिमेट किया जाता है कि हाउ द प्रोजेक्ट विल इफेक्ट द इन्वायरमेंट, कि कैसे जो प्रोजेक्ट है ये इफेक्ट कर सकता है इन्वायरमेंट को या करेगा। मिटिगेशन मेजर्स की बात करें तो ये सुजेस्ट करते हैं वेज, ऐसे वेज जिससे रिड्यूस किया जा सके या फिर अवॉइड किया जा सके हार्मफुल इफेक्ट्स को। ठीक है। स्टेप दिया गया इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट प्रिपरेशन, पुट करना है ऑल फाइंडिंग्स को एंड सोल्यूशन को एक रिपोर्ट के अंदर। ठीक है ना। फिर यहीं पे हमारे पास क्या करना है, हमने पब्लिक कंसल्टेशन लेना है। ठीक है ना। शेयर करना है रिपोर्ट को और गेट करना है ओपिनियंस फ्रॉम पीपल एंड कम्युनिटीज से, लोगों से और कम्युनिटीज से भी ओपिनियन लेने हैं। ठीक है ना, रिपोर्ट को शेयर करके। डिसीजन मेकिंग की बात करें तो अथॉरिटीज रिव्यू करती हैं हर एक चीज़ को एंड डिसाइड करती हैं इफ द प्रोजेक्ट कैन गो अहेड। ठीक है ना। फिर मॉनिटरिंग किया जाता है, यानी कि चेकिंग किया जाता है आफ्टर अप्रूवल के बाद। मेक श्योर द प्रोजेक्ट फॉलोज रूल्स, के जो प्रोजेक्ट बनाया गया है ये रूल्स को फॉलो कर रहा है, डज नॉट हार्म द एनवायरमेंट, और इससे एनवायरमेंट पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा। तो ये जो मैंने आपको 9 स्टेप्स बताया ना, ये स्टेप्स किसके रिलेटेड है, याद रखना, स्टेप्स ऑफ एन एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट के रिलेटेड है। स्क्रीनिंग, स्कोपिंग, बेसलाइन डेटा कलेक्शन, इम्पैक्ट प्रिडिक्शन, मिटिगेशन मेजर्स, EIA रिपोर्ट प्रिपरेशन, पब्लिक कंसल्टेशन, डिसीजन मेकिंग, मॉनिटरिंग। आपको ना पूछा जा सकता है एग्जाम में कि इनमें से कौन सा स्टेप नहीं है या कौन सा है, तो ये चीज़ आप याद रख लेंगे और इन सीक्वेंस भी याद रखेंगे, इन सीक्वेंस भी। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये टॉपिक आपके सिलेबस में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 117 में पूछा गया विद रेफरेंस टू द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ठीक है ना। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इट वाज इनेक्टेड इन द आफ्टरमैथ ऑफ द भोपाल गैस ट्रेजेडी, ये इनेक्ट किया गया था आफ्टरमैथ ऑफ भोपाल गैस ट्रेजेडी के बाद। इट इम्पावर्स करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को टू सेट इन्वायरमेंट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, के सेट किया जाए इन्वायरमेंट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को एंड रेगुलेट किया जाए इंडस्ट्रियल एक्टिविटी को। It is often called an umbrella legislation as it coordinate various environmental laws and rules। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। क्या आंसर रहेगा बताएं, इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, पहला भी सही है, दूसरा भी और तीसरा। जब हम बात करते हैं इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के बारे में, इनेक्टमेंट की बात करें, पास किया गया था आफ्टर द भोपाल गैस ट्रेजेडी, स्ट्रेंथन करने के लिए इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन को इंडिया में। ठीक है, पहला पॉइंट, पास किया गया था जब भोपाल गैस ट्रेजेडी टेक प्लेस हुई थी। ठीक है, इसको स्ट्रेंथन करने के लिए इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन को इंडिया में। पर्पज इसका था प्रोवाइड्स करना था एक फ्रेमवर्क फॉर प्रोटेक्टिंग एंड इंप्रूविंग इन्वायरमेंटल क्वालिटी एंड कंट्रोलिंग पोल्यूशन, के इंप्रूव किया जाए इन्वायरमेंट की क्वालिटी को और कंट्रोल किया जाए पोल्यूशन को। पावर्स की बात करें, इम्पावर्स करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि सेट किए जाए स्टैंडर्ड्स, रेगुलेट किया जाए इंडस्ट्रीज को एंड टेक मेजर्स टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल पोल्यूशन, और ऐसे मेजर लिए जाए जिससे प्रिवेंट भी किया जा सके और कंट्रोल भी किया जा सके पोल्यूशन का। अम्ब्रेला लेजिस्लेशन ये क्यों कहलाता है, देखें, कॉल्ड एन अम्ब्रेला लॉ एज इट कोऑर्डिनेट्स, ये कोऑर्डिनेट्स करता है वेरियस इन्वायरमेंटल रूल्स को एंड लेड टू द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन रूल्स 1986। तो ये चीज़ें आपने किसके बारे में याद रखनी है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के बारे में याद रखनी है। यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। 18 में पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग आर की गवर्नमेंट एंड रेगुलेटरी बॉडीज रिलेटेड टू एनवायरनमेंट इन इंडिया, इनमें से कौन सी की गवर्नमेंट एंड रेगुलेटरी बॉडीज हैं जो किसके रिलेटेड है, इन्वायरमेंट के रिलेटेड है इंडिया में। पहला, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज,
MOEFCC, अपेक्स अथॉरिटी फॉर इन्वायरमेंटल पॉलिसी एंड रेगुलेशन। ये क्या है? एक अपेक्स अथॉरिटी है इन्वायरमेंटल पॉलिसी एंड रेगुलेशन के लिए। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CPCB, ये रिस्पॉन्सिबल है मॉनिटरिंग करने के लिए एंड सेटिंग करने के लिए इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड्स को। नेशनल एक्रीडिएशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज NABET accredits environmental impact assessment consultant organizations, ऑल ऑफ दी वो। क्या आंसर रहेगा? जल्दी से आंसर चूज करें। इनमें से कौन सी की गवर्नमेंट एंड रेगुलेटरी बॉडीज हैं इन्वायरमेंट के रिलेटेड इंडिया में? आंसर आएगा ऑल ऑफ दी अबो, सारी की सारी। ठीक है, जो भी पॉइंट्स ये दिए गए हैं सारे सही हैं। जब हम बात करते हैं MOEFCC के बारे में, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के बारे में, द टॉप अथॉरिटी, ये टॉप अथॉरिटी मानी जाती है दैट मेक्स, जो बनाती है और ओवरसीज करती है इन्वायरमेंटल पॉलिसीज को, लॉज को एंड रेगुलेशंस को इंडिया में। और सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की बात करें, ये मेन एजेंसी है जो मॉनिटर्स करती है एयर, वाटर एंड सॉइल क्वालिटी को एंड सेट्स करती है पोल्यूशन कंट्रोल स्टैंडर्ड्स को। NABET की बात करें, नेशनल एक्रीडिएशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज के बारे में, ये एक्रीडिट्स करता है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट कंसल्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस को इंश्योर करने के लिए क्वालिटी एंड क्रेडिबिलिटी के लिए। ओवरऑल रोल की बात करें, टुगेदर दीज बॉडीज इंश्योर करती है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन को, रेगुलेशन को एंड कंप्लायंस विद नेशनल स्टैंडर्ड्स। तो आपने इतना याद रखना है, ये सारी की सारी बॉडीज रिलेटेड है इन्वायरमेंट के, ठीक है। और टुगेदर ये सारी की सारी बॉडीज इंश्योर करती हैं इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन रेगुलेशन को, ठीक है, विद नेशनल स्टैंडर्ड्स के साथ। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 119 में पूछा गया आपसे, व्हाट वाज द थीम ऑफ वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 2025? कि हमारे पास थीम क्या था वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे का, ठीक है ना, 2025 के लिए? सस्टेनिंग वाइल्ड लाइफ फॉर फ्यूचर जनरेशन, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन फाइनेंस, इन्वेस्टिंग इन पीपल एंड प्लेनेट, प्रोटेक्टिंग इंडेंजर्ड स्पीशीज ग्लोबली, नेचर एंड बायोडाइवर्सिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या आंसर रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन फाइनेंस, इन्वेस्टिंग इन पीपल एंड प्लेनेट। 2025 का ये हमारे पास थीम था वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे का, पूछा जा सकता है, नोट कर लेना। अगर हम बात करते हैं इसके बारे में, थीम क्या रहा 2025 के लिए? वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन फाइनेंस, इन्वेस्टिंग इन पीपल एंड प्लेनेट, ठीक है, इन्वेस्टिंग इन पीपल एंड प्लेनेट, ये क्या था? थीम था 2025 का। फोकस इसका क्या था? हाईलाइट्स करना नीड फॉर सस्टेनेबल फाइनेंशियल रिसोर्सेज को वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए, ये इसका फोकस था। गोल की बात करिए, ये इंश्योर करता है ए फ्यूचर वेयर बोथ ह्यूमन वेलबींग एंड द एनवायरनमेंट थ्राइव, ये इसका गोल है। डेट की बात करें, सेलिब्रेट किया जाता है हर साल 3 मार्च को, रेज करने के लिए अवेयरनेस अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ फ्लोरा एंड फौना के बारे में, ताकि यहाँ पे रेज किया जाए अवेयरनेस को और इंपॉर्टेंस को, किसकी? फ्लोरा एंड फौना, यानी प्लांट्स एंड एनिमल्स की। ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो आपने क्या याद रखना है? 2025 में वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन फाइनेंस, इन्वेस्टिंग इन पीपल एंड प्लेनेट, ये थीम था वाइल्ड लाइफ डे का, ठीक है, 2025 के लिए। और ये हाईलाइट्स करता है नीड्स फॉर सस्टेनेबल फाइनेंशियल रिसोर्सेज फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। क्वेश्चन नंबर 120 में पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स पोचिंग इन वाइल्ड लाइफ? कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो बेस्ट डिस्क्राइब करता है पोचिंग को वाइल्ड लाइफ में? लीगल हंटिंग ऑफ एनिमल्स फॉर स्पोर्ट, कंजर्वेशन ऑफ इंडेंजर्ड स्पीशीज, प्लांटिंग ट्रीज टू रिस्टोर हैबिटेट्स, इलीगल हंटिंग। कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो बेस्ट डिस्क्राइब करता है वाइल्ड लाइफ पोचिंग को? आंसर है इलीगल हंटिंग। ऑलरेडी हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, ठीक है, तो याद रखना, इलीगल हंटिंग, किलिंग और कैप्चरिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स और प्लांट्स फॉर प्रॉफिट और अदर बेनिफिट्स, यही हमारे पास पोचिंग कहलाता है, ठीक है। डेफिनेशन क्या कहती है? पोचिंग इज द इलीगल हंटिंग, किलिंग, कैप्चरिंग, हार्वेस्टिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स और प्लांट्स। कि जब क्या किया जाता है? इलीगल हंटिंग की जाती है, किलिंग की जाती है, कैप्चरिंग की जाती है या हार्वेस्टिंग की जाती है वाइल्ड एनिमल्स की या फिर प्लांट्स की, ये पोचिंग कहलाता है। पर्पस यूजली डन फॉर प्रॉफिट के लिए हमारे पास किया जाता है, या फिर बेनिफिट्स सच एज फूड, ट्रॉफीज़ के लिए, आइवरी के लिए, फायर के लिए या फिर ऑर्न्स के लिए। और यहीं पे अगर हम बात करते हैं इम्पैक्ट क्या पड़ता है? काज पॉपुलेशन डिक्लाइन, इससे पॉपुलेशन डिक्लाइन देखने को मिल सकता है वाइल्ड एनिमल्स में। थ्रेटन्स किया जाता है स्पीशीज सर्वाइवल को एंड कैन लीड टू एक्सटेंशन, और इससे एक्सटेंशन भी हो सकती है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की बात करें, ऑफन इन्वॉल्व्स क्रिमिनल नेटवर्क्स, इसमें इन्वॉल्व किया जाता है क्रिमिनल नेटवर्क्स को भी एज पार्ट ऑफ द इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड के लिए। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स पोचिंग इन वाइल्ड लाइफ? तो इलीगल हंटिंग ही इसका सही आंसर आएगा। जब इलीगल हंटिंग की जाती है, किलिंग की जाती है, कैप्चरिंग की जाती है वाइल्ड एनिमल्स की, प्लांट्स की, प्रॉफिट या फिर दूसरे बेनिफिट्स के लिए, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर रहेगा। अब यहीं पे क्वेश्चन नंबर 121 में पूछा गया है,
विद रेफरेंस टू इंडियन फॉरेस्ट्री कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है ना, इंडियन फॉरेस्ट्री के रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा गया है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, पहला स्टेटमेंट पूछा गया था फादर ऑफ इंडियन फॉरेस्ट्रीज सर डाइटरिच ब्रांडिस। ठीक है, कि जो फादर है इंडियन फॉरेस्ट्री के ये सर डाइटरिच ब्रांडिस हैं। दूसरा पूछा गया J&K स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाज क्रिएटेड इन 1891 बाय J.C. मैकडोनल्ड। क्या ये स्टेटमेंट सही है कि हमारे पास J&K स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है ये क्रिएटेड किया गया था 1891 में J.C. मैकडोनल्ड के द्वारा। ठीक है, फिर आपसे पूछा गया है द फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट FRI in Dehradun started as a forest school in 1878 and was the first forest college in India। कि जो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है ना FRI, ये देहरादून में स्टार्टेड किया गया था एज ए फॉरेस्ट स्कूल के तौर पे 1878 में। ठीक है, और ये फर्स्ट फॉरेस्ट कॉलेज था इंडिया का। द ट्री नोन एज द किंग ऑफ टिम्बर इज टीक टेक्टोना ग्रैंडिस। कि हमारे पास जो ट्री जाना जाता है किंग ऑफ टिम्बर्स के नाम से, ये टीक कहलाता है। ठीक है, टेक्टोना ग्रैंडिस के नाम से ये भी जाना जाता है, यानी कि जो बोटेनिकल नेम है इसका क्या है, टेक्टोना ग्रैंडिस। ठीक है, अब आपको बताना है विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबोव इज आर करेक्ट। फर्स्ट एंड सेकंड ओनली, फर्स्ट थर्ड एंड फोर ओनली, सेकंड एंड फोर ओनली, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर ओनली। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। विद रेफरेंस टू इंडियन फॉरेस्ट्री कंसीडर करना था आपको स्टेटमेंट को। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। देखें, द फादर ऑफ इंडियन फॉरेस्ट्री सर डाइटरिच ब्रांडिस, बिल्कुल सही, ऑलरेडी पहले भी मैंने आपको पढ़ाया है। दूसरा स्टेटमेंट जो है ये भी मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया हुआ है। J&K स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट क्रिएटेड किया गया था 1891 में J.C. मैकडोनल्ड के द्वारा, और फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट जो है देहरादून में है, और ये स्टार्टेड किया गया था एज ए फॉरेस्ट स्कूल के तौर पे 1878 में, और ये फर्स्ट फॉरेस्ट कॉलेज था इंडिया का। और जो ट्री जाना जाता है किंग ऑफ टिम्बर के नाम से, ये टीक कहलाता है, और इसका बोटेनिकल नेम है टेक्टोना ग्रैंडिस। ठीक है जी, ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। तो यही पॉइंट्स दिए गए। फादर ऑफ इंडियन फॉरेस्ट्री कौन है, सर डाइटरिच ब्रांडिस। J&K स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट क्रिएटेड किया गया था 1891 में J.C. मैकडोनल्ड के द्वारा। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, देहरादून में। फर्स्ट फॉरेस्ट कॉलेज इन इंडिया भी माना जाता है, स्टार्टेड किया गया था एज ए फॉरेस्ट स्कूल के तौर पे 1878 में। और किंग ऑफ टिम्बर की बात करें तो टीक कहलाता है, जिसे आप टेक्टोना ग्रैंडिस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आज के इस वीडियो सेशन में हमने 121 क्वेश्चंस तक डिस्कस किया है। इससे आगे नेक्स्ट सेशन लाएंगे। होप आपको ये वीडियो सेशन अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो सेशन अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताना। बाकी PDF टेस्ट सीरीज़ के लिए मैंने आपको बता दिया है क्या करना है। व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करना है, आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, विद पेड ग्रुप सब्सक्रिप्शन। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।